हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैब। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 25 लेक्चर्स में आपका पूरा पीपीबी का कंपोनेंट कंप्लीट करवाएंगे। सो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वी डिस्कस द कंपोनेंट विद एमसीक्यूज, एंड फिर संडे को हमारा एक सेशन होता है जिसमें जितना भी हमने मंडे टू सैटरडे तक पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो एक रिवीजन क्लास पिछले संडे हो चुका है एंड दिस इज़ द सेकेंड रिवीजन क्लास। तो हमारा जो मेन क्लासेस चल रही हैं मंडे टू सैटरडे, उसमें जो हमारा मॉड्यूल ए है वो ख़त्म हो चुका है एंड वी हैव स्टार्टेड विद मॉड्यूल बी। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली मॉड्यूल ए के ही 90% क्वेश्चंस रखूंगी और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें सारे क्वेश्चंस फिर मॉड्यूल बी के होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। कौन सी स्टेटमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली इनकरेक्ट है? द रिस्क इज डिवाइडेड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडिंग बैंक एंड द कस्टमर। जब आप एक बैंक को अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए बोलते हो, क्या आप रिस्क भी बैंक के साथ डिवाइड करते हैं? आप नहीं डिवाइड करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ पे गलत ही पूछा गया है। देर इज नो गारंटी ऑफ अ प्री डिटर्मिन्ड रिटर्न। ऑब्वियसली अगर कोई भी हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करता है वो हमें रिटर्न की गारंटी नहीं दे सकता। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट बोलता है, द सर्विसेज आर फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टेबल फंड्स, मैक्सिमम पीरियड शुड बी 1 ईयर। ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जब आप बैंक से लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेबल फंड्स के लिए होता है एंड मिनिमम पीरियड शुड बी 1 ईयर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो 1 एंड 3 गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरटीजीएस नेफ्ट चार्जेस फॉर कस्टमर्स। ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली एक पॉइंट के लिए ऐड किया है, एक ट्रिक के लिए जो आप पेपर में यूज कर सकते हैं। नो चार्जेस आर लीवाइड ऑन इनवर्ड आरटीजीएस एंड नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स। तो जो भी आपकी इनवर्ड ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन पे आरटीजीएस नेफ्ट नहीं लगता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे हम पहले आते हैं। बिलो ₹2 लाख आरटीजीएस ट्रांजेक्शन्स 24.50 एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज लिवाइड ऑन ऑनवर्ड ट्रांजेक्शन्स। अगर आपको नहीं पता सेकंड स्टेटमेंट के बारे में जिसमें पूछा गया है कि 2 लाख से ऊपर की नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स पे ₹25 मैक्सिमम चार्जेस लिए जा सकते हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑनवर्ड ट्रांजेक्शन्स के लिए, आपको नहीं याद है लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि आरटीजीएस में मिनिमम ट्रांजेक्शन्स 2 लाख की होती हैं। 2 लाख से नीचे की तो ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे क्या लिखा है? बिलो 2 लाख कहते इतने चार्जेस लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता ही है कि गलत है। तो 3 यहाँ पे है। तो आपको नहीं भी पता तो भी आपको पता है आंसर 1 एंड 2 है। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग नॉमिनेशन फैसिलिटी इन लॉकर। लॉकर में नॉमिनेशन फैसिलिटी को लेके कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? सबसे पहले, फॉर सिंगली एंड जॉइंटली हायर्ड लॉकर्स नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ ओनली वन इंडिविजुअल। कहते अगर आपका सिंगली लिया हुआ लॉकर है या जॉइंटली भी अगर आप लॉकर लेते हैं तो सिर्फ आप एक पर्सन को नॉमिनी बना सकते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? जब आप जॉइंटली लॉकर हायर करते हैं, दो या दो से ज्यादा जने, तो नॉमिनेट भी एक से ज्यादा को कर सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो ये भी गलत है। 1 ऑल ऑफ द अबव में 1 आएगा, ये भी गलत है। अब आपको बिना थर्ड पढ़े पता है कि थर्ड तो सही ही है। ठीक है, इंडियन बेलमेंट एक्ट डील्स विद द नॉमिनेशन फैसिलिटी इन लॉकर सर्विसेज। तो ये बिल्कुल गलत है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डील करता है इसके साथ, ना कि इंडियन बेलमेंट एक्ट। तो ये भी गलत है। बचा कौन सा? 3 इसका करेक्ट है कि जो भी डिजीज्ड लॉकर हायरर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है लॉकर हायरर की, तो उसका जो क्लेम होगा वो जब भी क्लेम डाला जाएगा सामान के लिए तो वो 15 डेज के अंदर अंदर सेटल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो थर्ड इसके अंदर करेक्ट आंसर था। अ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट कैन बी इशूड इफ पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, फर्निशिंग ऑफ इंडेमनिटी बाय द परचेजर और द पे, डुप्लीकेट कैन नॉट बी इशूड, या फिर बोथ ए एंड बी। अगर एक डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाना है मुझसे, मैंने अगर डिमांड ड्राफ्ट इशू किया था और किसी को दिया था, उससे या मुझसे वो डिमांड ड्राफ्ट गुम गया, तो वो उसका डुप्लीकेट कब इशू कर सकता है बैंक? अगर उस डिमांड ड्राफ्ट के अगेंस्ट अभी पेमेंट नहीं हुई है और जिसने भी डिमांड ड्राफ्ट का डुप्लीकेट इशू करवाना है उसे
इंडेमनिटी फर्निश करनी पड़ती है, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ता है। तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपके बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगला है IFSC कोड इज रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। IFSC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंस सिस्टमेटिक कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, या फिर इंडियन फाइनेंस सीक्रेट कोड। तो IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट फॉर लो वैल्यू अकाउंट्स? RTGS लो वैल्यू अकाउंट्स के लिए नहीं होता, 2 लाख होता है। लॉकर सर्विस का पैसे से कोई लेना देना नहीं है कि आपका कितने वैल्यू का अकाउंट है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी लो वैल्यू अकाउंट्स के लिए नहीं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स जो हैं वो हाई वॉल्यूम एंड लो वैल्यू अकाउंट्स के लिए यूज किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट ट्रांसफर करना है तो उन्हें बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट बहुत सारे अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वहां पे यूज होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी लॉकर फैसिलिटी इन अ बैंक? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? In case of a sole hirer of a safety locker, nomination can be made in favor of only one individual. अगर एक पर्सन ने लॉकर लिया है, एक ही उसका नॉमिनी हो सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें क्या पूछा है? नॉट ट्रू। A locker cannot be hired by limited company, specified association, societies. लॉकर कोई भी हायर कर सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, चाहे कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन है, सभी लॉकर हायर कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो नॉट ट्रू पूछा है, बी ही इसका करेक्ट आंसर है। पर बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ सोल लॉकर हायरर वेयर देयर इज नॉमिनेशन, एक्सेस टू लॉकर में बी गिवन टू द नॉमिनी। ये बिल्कुल सही है। अगर एक लॉकर हायरर की डेथ हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को एक्सेस मिल सकता है। Where there are joint locker hirers having a contract of locker hire with a either or survivor clause, and where there is no nomination, access to the locker may be given to the survivor in case of death of one of the hirers. तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि जहाँ पे जॉइंट लॉकर हायरर है, जहाँ पे आइदर और सर्वाइवर मोड है, कोई नॉमिनेशन नहीं है, तो फिर लॉकर का एक्सेस सर्वाइवर को दिया जाता है। एक हायरर की डेथ होगी तो दूसरे को दिया जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट सिर्फ बी है। अगला है द बैंक शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर एनी लॉस ऑफ योर लॉकर कंटेंट्स कॉज्ड बाय थेफ्ट, बर्गली और रॉबरी अकॉर्डिंग टू द बैंक लॉकर गाइडलाइंस इन केसेस ऑफ थेफ्ट। अगर हमारे लॉकर का सामान चोरी हो जाता है तो बैंक अकाउंटेबल है। कितना आपको पे करेगा? बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग यू 100 टाइम्स द एनुअल रेंट फॉर द सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर एट द टाइम। तो अगर मैं सेफ्टी डिपॉजिट लॉकर में 3,000 रुपये रेंट पे करती थी तो बैंक मेरे को कितना पे करेगा? इंटू 100, 3 लाख रुपए। अगर थेफ्ट, बर्गलरी या रॉबरी हो जाता है तो बैंक की लाइबिलिटी बनती है। यही अगर एक्ट ऑफ गॉड होता, फ्लड के कारण होता या फिर कोई अर्थक्वेक के कारण नुकसान होता, तब फिर बैंक की लाइबिलिटी नहीं बनती। तो यहाँ पे आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन से किस चीज का फायदा होता है? एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर ज़्यादा लोग, इंडिया में सबको फाइनेंशियली इंक्लूड किया जाता है तो ऑब्वियसली सबको एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ज़्यादा और पॉवर्टी से बाहर आने का भी रास्ता मिलेगा। क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जनधन योजना अकाउंट खोल दिया, सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए डाल दिए, नहीं। फाइनेंशियल इंक्लूजन से पॉवर्टी एलिवेशन भी होता है। आपको अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स का पता लगता है, क्रेडिट फैसिलिटीज का पता लगता है जो एक बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो 1, 2 एंड 3 तीनों ही इसमें करेक्ट हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Banks are not allowed to pay any fees to business correspondents as the amount is to be charged from the customers. अगर बैंक्स किसी बीसी यानी कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को हायर करते हैं तो वहां पे बैंक ही उन्हें फीस पे करते हैं, कस्टमर से वो कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आप अब ऑप्शंस में आओ। 1 गलत है, आपको पता है या तो 3 सही है या 2 सही है। एंगेजिंग बीसीज इज फ्री ऑफ एनी रेपुटेशनल और ऑपरेशनल रिस्क। ऐसा तो नहीं है अगर आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को भी हायर करते हो तो रेपुटेशनल रिस्क, कुछ गलती हो जाए, ऑपरेशनल रिस्क तो रहता ही है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो थर्ड आपका सही है, बिना पढ़े भी आपको पता है क्योंकि 2 भी गलत हो गया। रीजनल रूरल बैंक्स कैन नॉट अपॉइंट NBFCs नॉन डिपॉजिट टेकिंग एज
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो एनबीएफसीज को एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स नहीं हायर कर सकते, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statements. National strategy for financial inclusion has been prepared by SEBI. ये गलत है, इसे प्रिपेयर किया है आरबीआई ने, सबके साथ मिलके, सेबी, नाबार्ड सबके साथ मिलके बनाया, लेकिन बेसिकली प्रिपरेशन किसने की है? आरबीआई ने प्रिपेयर किया है। अ फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया इज द विजन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, ये बिल्कुल सही है। फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया इसकी स्ट्रैटेजी है, तो पहला गलत है, हमें पता है, हम इससे ही आंसर निकल आया 2 और 3। तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये इस्टेब्लिश्ड बाय द एनजीओज सिलेक्टेड बाय आरबीआई एंड दोज एनजीओज टेक अप स्प्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। तो सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू एनजीओज सिलेक्टेड बाय आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 2 और 3। Consider the following statement regarding ultra small branches. Ultra small branches are high cost complex structure located in urban areas with large population. नहीं, ये लो कॉस्ट स्ट्रक्चर होते हैं स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के अंदर, जहाँ पे फुल फ्लेजेड बैंक नहीं बन सकता, अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाती हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है। एवरी आउटलेट इज अंडर द ओवरसाइट ऑफ आरबीआई। एवरी आउटलेट जो होगा वो उसी बैंक की जो मेन लीडिंग ब्रांच होगी उसके ओवरसाइट में होता है, आरबीआई इनका ओवरसाइट नहीं करता है। तो अगर आईसीआईसीआई का कोई ब्रांच है, या मानो एसबीआई है, एसबीआई का मेन ब्रांच है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के पास एक रूरल एरिया पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे मेन बैंक नहीं खोला जा सकता, यहाँ पे अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच खोली जाएगी। तो चंडीगढ़ की जो मेन ब्रांच होगी वो इसको ओवरसाइट रखेगी इस पे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो नेदर 1 नॉर 2 इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स? पेमेंट बैंक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। क्या पेमेंट बैंक्स डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ना ही वो क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत सही है। दूसरा, मैक्सिमम बैलेंस ऑफ ₹2 लाख इज अलाउड पर कस्टमर। पर कस्टमर 2 लाख का बैलेंस मेंटेन करना अलाउड है, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। दे कैन इशू डेबिट कार्ड्स। पेमेंट बैंक्स डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट आंसर है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ कस्टमर सर्विस कमेटी एट एवरी। ये देखो, ये वाला जो चीज़ें हैं ना, ये हमने लेक्चर्स में नहीं डिस्कस किए, कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस वाला चैप्टर में से, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर में से वो हमने एमसीक्यूज में ऐड कर लिया है, ठीक है। तो बैंक्स को, हर बैंक को कस्टमर सर्विस कमेटी बनानी होती है एट एवरी ब्रांच, ताकि जो कम्युनिकेशन है ब्रांच में और कस्टमर्स के बीच में वो इंक्रीज किया जा सके, एक फॉर्मल चैनल हो कम्युनिकेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इनिशिएटिव लें, पार्टिसिपेट करें। तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव कस्टमर सर्विस कमेटी एट एवरी ब्रांच। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, जो ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन है, जैसे अगर आप ऑनलाइन अमेजोन से कुछ सामान खरीदते हैं तो ऑब्वियसली कार्ड तो आप नहीं दे रहे हो अमेजोन वालों को, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन भर रहे हो, तो उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे होगा? सेम दैट ऑफ कार्ड ट्रांजेक्शन्स, जैसा कि पॉइंट ऑफ सर्विस पे एटीएम में जैसे कार्ड ट्रांजेक्शन होती है वैसे ही हो जाती है ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है कार्ड होल्डर की? नहीं ज़रूरत पड़ती। रिक्वायर्स एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल ऑन कार्ड। तो आप ऑथेंटिकेशन करेंगे, एडिशनल फैक्टर होगा ऑथेंटिकेशन का, और ऐसी इंफॉर्मेशन यूज होगी जो कार्ड पे अवेलेबल नहीं है, ताकि कोई आपका कार्ड चोरी करके भी ट्रांजेक्शन ना कर पाए। तो आजकल जब आप अमेजोन पे अगर आपको कुछ भी खरीदना है, आप अपना कार्ड डिटेल्स भरते हो, फिर आपसे सीवीवी मांगा जाता है, लेकिन ये सारी डिटेल्स तो कार्ड पे दी गई हैं। फिर आपको आता है ओटीपी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो ओटीपी तो कार्ड पे नहीं होता, वो तो हर बारी नया आता है आपके फ़ोन पे। तो एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन रखा जाता है जहाँ पे कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन होती, ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कोई सेकंड लेवल पासवर्ड ऐसे कुछ नहीं होता, बस आपको याद करना है अमेजोन में ट्रांजेक्शन करते हो, कार्ड डिटेल्स भरते हो, सीवीवी भरते हो, फिर ओटीपी आता है आपको। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है बिजनेस आवर्स ऑफ बैंक ब्रांचेस। एक बैंक के बिजनेस आवर्स कितने होने चाहिए? कहते आरबीआई फिक्स करता है,
जब एक बैंक को परमिशन मिलती है, लाइसेंस मिलता है, तो आरबीआई ये भी बता देता है कि आपको कितना टाइम बैंक खोलना है। गलत है ये वाली स्टेटमेंट। आर फिक्स्ड बाय द कंसर्न्ड बैंक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ऐसा तो नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कभी भी बैंक खोलो कभी भी बंद कर दो, ये भी गलत है। फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, ये भी बिल्कुल गलत है। मस्ट बी मिनिमम 4 hours ऑन ऑल वीक डेज एंड वर्किंग संडेज, तो ये एक मिनिमम डायरेक्शन रखी गई है कि मिनिमम 4 hours के लिए बैंक ब्रांचेस खुलनी चाहिए वीकडेज पे और वर्किंग संडेज पे। बाकी कितना मैक्सिमम करना है, कितना टाइम रखना है, 9 से 5 होगा, 10 से 6 होगा, ये बैंक खुद से डिसाइड करता है, लेकिन ये मिनिमम 4 घंटे के लिए वीक पे और वर्किंग संडेज पे ओपन होना चाहिए। क्योंकि कई बार जो बहुत ही रूरल एरियाज में ब्रांचेस होती हैं, दे डोंट ओपन फ्रॉम 9 to 6 और 10 to 5 ऐसे। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर डैश फ्री ट्रांजेक्शन्स एवरी मंथ ऑन देयर ओन बैंक एटीएम। अगर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अकाउंट है, तो अगर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एटीएम से जाके पैसे विड्रॉ कराने हैं, तो मुझे मिनिमम कितनी फ्री ट्रांजैक्शंस मिलेंगी, कि मैं एटीएम पे गई, मैंने पैसे विड्रॉ किए, कितनी फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं मुझे, 3, 5, 7 या फिर अनलिमिटेड। तो मुझे 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलती हैं अपने अगर बैंक का एटीएम है, कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से जाके मैंने पैसे विड्रॉ कर लिए। कस्टमर्स आर एलिजिबल फॉर डैश फ्री transactions in metro centers and dash free transactions in non metro centers every month from other bank ATM। अब मान लो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट था और अब मैंने अपने एटीएम से विड्रॉ नहीं करी हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के, मैं कभी एसबीआई से विड्रॉ कर रही हूँ अब जाके, नॉन जो मेरा बैंक एटीएम है वो, या मैं आईसीआईसीआई वाले से विड्रॉ करी, तो मुझे कितनी फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगी। तो मेट्रो सिटीज में, मेट्रो सेंटर्स में मुझे 3 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं अदर बैंक के एटीएम से, और नॉन मेट्रो सेंटर्स में मुझे 5 फ्री ट्रांजैक्शंस मिलती हैं। तो सिटी पे डिपेंड करता है कि नॉन मेट्रो सेंटर है, मेट्रो सेंटर में 3, नॉन मेट्रो सेंटर में 5 मुझे ट्रांजैक्शंस मिलती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बी। अगला है इन केस ऑफ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस वेयर नीदर बैंक नॉर द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द बैंक। कहते हैं अगर कोई अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो जाती है आपके अकाउंट से, जिसमें ना आपकी गलती है ना बैंक की गलती है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को बैंक को रिपोर्ट करना जरूरी होता है इमीडिएटली। लेकिन अगर रिपोर्टिंग करने में डिले करते हैं, यानी कि 4 से 7 दिन का अगर डिले हो गया, तो कस्टमर की लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, इस केस में पूछा है कि अगर इस केस में जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट कार्ड, अगर एक कस्टमर है उसके पास क्रेडिट कार्ड है 5 लाख से ज्यादा की लिमिट वाला, मेरे पास मान लो एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 6 लाख रुपए, 5 लाख से ज्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हो गई है और मैंने रिपोर्ट करने में डिले कर दिया, 4 से 7 दिन का डिले हो गया, तो मेरी कितनी लाइबिलिटी बनती है एज अ कस्टमर, क्योंकि मैंने टाइम पे रिपोर्ट नहीं किया, 5,000, 10,000, 25,000 या फिर डिसाइडेड बाय द बैंक। कहते या तो जितने की ट्रांजैक्शन है उतने की लाइबिलिटी बनेगी मेरी, या दिस अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे बनेगी 25,000। ओके, अगर मेरे अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो जाती है, अगर मैं डिले कर देती हूँ और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख से ज़्यादा वाली है, उस अकाउंट में मेरे अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुई है, तो 4 से अगर 7 दिन का डिले हो जाता है, तो फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर, उतना मेरे को पे करना पड़ेगा, मेरी लाइबिलिटी बनेगी पे करने की। और अगर 7 दिन से ज़्यादा का डिले हो जाता है, तो कितना मुझे लाइबिलिटी बनेगी एज अ कस्टमर, वो बैंक डिसाइड करता है। बैंक चाहे तो वेव ऑफ भी कर सकता है मेरी लाइबिलिटी, लेकिन वैसे बैंक डिसाइड करता है अगर 7 दिन से ज़्यादा का डिले हो जाए। और ये डिपेंड करता है कि किस बारे में पूछा गया है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया है, यही अगर BSBDA अकाउंट होता तो मैक्सिमम कितनी होती है, 5,000 होती है लाइबिलिटी। ओके, चलिए, अ डैश इज a dash is typically issued when a creditor you owe money to has obtained a default judgment from a court or other authority against you। कहते अगर मैंने किसी डेटर से पैसा लिया
और मतलब मैं डेटर हूँ, मैंने किसी क्रेडिटर से पैसा लिया है, मैंने किसी से पैसा लिया और अब मैं उसको वापस नहीं कर रही हूँ, तो वो पर्सन जिसने मुझे पैसे दिए थे, जो मेरा क्रेडिटर है, वो कोर्ट से जाके क्या ऑब्टेन कर सकता है मेरे खिलाफ? वो मेरे खिलाफ गार्निशी ऑर्डर या गार्निशमेंट ऑर्डर ऑब्टेन कर सकता है। गार्निशमेंट ऑर्डर किसके पास जाएगा? गार्निशी मेरे बैंक यानी कि मेरे बैंक के पास जिसने उधार लिया था, उसको बोला जाएगा कि इसके पैसा फ्रीज कर दो या सस्पेंस अकाउंट में डाल दो और ये पैसा यूज करो अकाउंट वाला क्रेडिटर को पे करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर है सी, गार्निशी ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ गार्निशमेंट ऑर्डर? कौन सी इनकरेक्ट है? नॉट एप्लीकेबल ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट टेकन एज सिक्योरिटी फॉर सम लोन। अगर मैंने लोन लिया हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट के अगेंस्ट, तो वहां पे उस फिक्स्ड डिपॉजिट पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अमाउंट डिपॉजिट आफ्टर ऑर्डर। डिपॉजिट ऑर्डर के बाद अगर हुआ है, गार्निशमेंट ऑर्डर दोपहर को अगर 1 बजे आया और पैसे 2 बजे कुछ जमा हुए, तो ये 2 बजे वाले पैसों पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी बिल्कुल सही है। टू फुलफिल दी ऑर्डर ऑफ प्रोप्राइटर अकाउंट द पर्सनल अकाउंट कैन बी अटैच्ड। ये भी बिल्कुल सही है। प्रोप्राइटर के खिलाफ अकाउंट के खिलाफ अगर गार्निशमेंट ऑर्डर है तो फिर प्रोप्राइटर का जो पर्सनल अकाउंट है उसे भी अटैच किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है कि एफडी के खिलाफ, एफडी के अगेंस्ट मेरे पास 3 लाख की एफडी थी और मैंने उसके अगेंस्ट 3 लाख का ही लोन ले लिया है, तो इस एफडी पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मेरी एफडी थी 10 लाख की, लोन लिया है मैंने 3 लाख का, तो बाकी का 7 लाख तो फ्री है ना, उस 7 लाख पे गार्निशमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, चलिए। गार्निशी ऑर्डर इज एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डायरेक्टिंग और ऑर्डरिंग अ डैश नॉट टू पे मनी टू द जजमेंट डेटर सिंस द लेटर इज इंडेटेड टू द गार्निशर। गार्निशमेंट ऑर्डर किसको ऑर्डर देता है? गार्निशी को। बैंकर के साथ मिक्स नहीं करना है। टर्म यहाँ पे कौन सा यूज होगा? गार्निशी। Garnishment order is passed by an executing court directing and ordering the garnishee, which could be a bank also, not to pay money to the judgment debtor. तो यहाँ पे आंसर होगा बी। चलिए, इन केस ऑफ अ ग्रीवेंस व्हाट शुड बी द सीक्वेंस फॉलोड बाय अ कस्टमर फॉर रिड्रेसल? अगर मुझे कोई ग्रीवेंस है, मैं बैंक जाती हूँ, तो किस सीक्वेंस में मैं अपना कंप्लेंट करूंगी? सबसे पहले मुझे अप्रोच करना चाहिए हेल्प डेस्क को। वहां अगर बैंक में मेरा सोल्यूशन नहीं मिलता है दिक्कत का, तो फिर मैं कोड कंप्लायंस ऑफिसर के पास जा सकती हूँ। वहां पे भी अगर मेरा नहीं रिजॉल्व होता है इशू, तब फिर मैं जा सकती हूँ ऑम्बड्समैन के पास। तो 1, 3 एंड 2 ऐसे सीक्वेंस में मैं अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए काम करूंगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग BCSBI? BCSBI कोड्स, तो ये क्या BCSBI बॉडी जो है इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है अप्रैल 2019 को, तो ये बिल्कुल सही है, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है अप्रैल 2009 को। कहते जो यूज ऑफ कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट है टू कस्टमर्स, जो ये कोड बनाया था इन्होंने बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर का, इसे भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2018 से। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये कोड तो अभी भी एप्लीकेबल है, चाहे BCSBI डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया बैंक्स कोड टू कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड बैंक्स कमिटमेंट टू MSME ये अभी भी एप्लीकेबल है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो 1 सही है, तो 1 तो आंसर में हो नहीं सकती। 2 एंड 3 एक भी पता है तो ऐसे वालों में ऑप्शन में सही हो जाता है। द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू MSME वॉज इशूड बाय BCSBI विद कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ MSME। नहीं, IBF के साथ मिलके बनाया था BCSBI ने कोड, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो 2 एंड 3 इसके अंदर करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कमिटमेंट अंडर द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू MSMEs? तो कोड है बैंक्स कमिटमेंट टू MSEs का, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए कोड है, जिसमें बताया जाता है कि बैंक को कैसे डील करना है MSEs के साथ, कैसे उनकी हेल्प करनी है। टू एक्ट फेयरली एंड रीजनेबली इन ऑल देयर डीलिंग्स विद द टारगेट कस्टमर। ठीक है, जो भी इनके टारगेट कस्टमर है MSEs, उनके साथ फेयरली एंड रीजनेबली ट्रीट करना है। टू हेल्प कस्टमर्स यूज देयर अकाउंट, MSEs है उनको कैसे अकाउंट यूज करना है उनमें उनकी हेल्प करी जानी चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। टू पब्लिसाइज द कोड,
ये भी बिल्कुल सही है कि कोड को पब्लिसाइज करो, पता लगे टारगेट कस्टमर्स को कि उनके लिए कोड है। टू सैंक्शन लोन फैसिलिटी एज पर द कस्टमर्स रिक्वेस्ट, ये कोड में नहीं लिखा हुआ कि जैसा वो कस्टमर बोलेगा, जैसा लोन मांगेगा उसको देना ही देना है, ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने कोड नहीं भी पढ़ा तो आप थोड़ा सा ना पेपर में कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बैंक्स में काम करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो काफी चीजें आपको पता होगा कि ये तो होता ही नहीं है कभी भी बैंक में। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कस्टमर ने जैसा बोला उसको वैसा लोन देना ही देना है? अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पूरी कर रहा होगा फिर नहीं देंगे ना आप लोन। तो डी इसमें करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग चेक्स? चेक्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर डिसऑनर्ड चेक कैन नॉट बी फास्टन ऑन एयर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर चेक डिसऑनर हुआ है मेरी तरफ से, मेरी वजह से चेक डिसऑनर हो गया, मैंने किसी को चेक दिया लेकिन बैंक में तो पैसे नहीं थे तो चेक डिसऑनर हो गया, तो कहते इसके लिए मेरे जो लीगल एयर होंगे या मेरे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन पे क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं डाली जा सकती। ये बिल्कुल सही है, मुझ पे ही केस हो सकता है, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या मेरे एयर्स पे केस नहीं हो सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके तो करेक्ट ही पूछा है यहाँ पे आपको। अ चेक कैन बी प्रेजेंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द वैलिडिटी। एक चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है, इन 3 महीनों में जितनी मर्जी बार आप चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और एन ऑफेंस इज नॉट सेट टू बी कमिटेड इवन इफ अ चेक इज रिटर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट। मैंने आपको चेक दिया और चेक देने के अगले दिन मैंने अपना अकाउंट क्लोज कर लिया, आप जब चेक लेके आए तो पेमेंट तो होगी नहीं क्योंकि अकाउंट ही क्लोज हो चुका है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ये एक ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है तो ये ऑफेंस माना जाएगा, यहाँ पे लिखा है ऑफेंस नहीं माना जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है? A1 and 2। अगला क्वेश्चन है Which of the following statement is incorrect? कौन सी गलत है? In a joint account, if one of the signature is forged, then the banker, if makes payment, has to make good of the loss for its negligence. अगर मेरा joint account है ना, और उसमें हमेशा 2 सिग्नेचर होंगे कि मेरे और जो मेरे साथ वाले के, ऐसा कमिटमेंट है कि 2 सिग्नेचर करेंगे तभी वो चेक वैलिड होगा। या किसी कंपनी की तरफ से कोई चेक आता है जिसमें डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी दोनों के साइन होने जरूरी हैं, तो अगर एक का भी साइन, मान लो कंपनी सेक्रेटरी के साइन तो असली थे, डायरेक्टर के नकली साइन थे, तब भी बैंक पेमेंट नहीं कर सकता है और उसे लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक भी अगर फॉर्ज्ड हो तो बैंक की लायबिलिटी बनती है, क्योंकि तब तक वो पेमेंट नहीं कर सकते जब तक दोनों सिग्नेचर असली ना हो। अगला है इन अ जॉइंट अकाउंट इफ वन ऑफ द सिग्नेचर इज फोर्ज्ड देन द कस्टमर एंड द बैंक आर इक्वली लायबल। कहते हैं जॉइंट अकाउंट में अगर एक पर्सन के भी सिग्नेचर नकली हैं, एक के असली थे एक के नकली हैं, तो कस्टमर और बैंक की इक्वल लायबिलिटी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है, बैंक की ही लायबिलिटी बनेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, इनकरेक्ट पूछा है हमें, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पेमेंट टू बी मेड इन ड्यू कोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी मेड टू द होल्डर बट कैन बी मेड टू हिज एजेंट और सर्वेंट। कहते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स हमेशा होल्डर को ही नहीं मिलती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए उसके एजेंट को भी मिल सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, सी यहाँ पे करेक्ट है, तो एक ही स्टेटमेंट गलत थी, बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड टू गेट स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल की जाने चाहिए कलेक्टिंग बैंक के द्वारा। वो कौन सी कंडीशंस है? कलेक्टिंग बैंक ने गुड फेथ में एक्ट किया हो, बिल्कुल सही। वेरीफाइज द प्रामा फेसी जेन्युइननेस ऑफ द चेक, उसने चेक किया कि जेन्युइन लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। बिना नेग्लिजेंस के कलेक्टिंग बैंक ने काम किया, बिल्कुल सही। वो फ्रॉड फॉर्जरी टेम्परिंग के लिए चेक करता है, ड्यू डिलीजेंस चेक करता है, सब कुछ सही है। तो अगर उसने ये सब किया है तो फिर उसको स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन मिलती है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है, डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए, कस्टमर का केवाईसी होना चाहिए। ओके चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द म्यूटिलेशन ऑफ चेक इज इनकरेक्ट। अगर म्यूटिलेट हो रखा है चेक, थोड़ा बहुत फटा हुआ है, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? इफ अ चेक is accidentally torn by the drawer, he may confirm the mutilation and the check can be paid. कहते अगर एक चेक गलती से फट गया, मैंने चेक ड्रॉ करते हुए मेरे से ही फट गया और मैं कंफर्म कर दूं कि बैंक को कि मेरे से ही फट गया, गलती से साइन करते हुए इसको जाने दो, तो चेक को
पे हो सकती है चेक के अगेंस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इफ अ चेक इज टॉर्न बाय द कलेक्टिंग बैंक देन द चेक हैज टू बी री इशूड। अगर कलेक्टिंग बैंक से चेक फट गया तो वो उसके पीछे लिख के दे देगा म्यूटिलेशन गारंटीड, तो फिर चेक की पेमेंट हो जाती है, री इशू नहीं करना पड़ता। ये वाली स्टेटमेंट गलत है। इफ चेक इज टॉर्न बाय द कलेक्टिंग बैंक देन द चेक बिकम्स इनवैलिड एंड द कलेक्टिंग बैंक विल पे द चेक अमाउंट एज पेनल्टी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कलेक्टिंग बैंक से चेक फट गया है, चेक इनवैलिड नहीं होता है और कोई पेनल्टी नहीं होती, वो पीछे लिख देता है कि म्यूटिलेशन गारंटीड है। ओके तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा आपका इनकरेक्ट है? 2 और 3 इनकरेक्ट है। स्पेसिफिकली अगर सीटीएस पे क्वेश्चन पूछा जाता चेक ट्रंकेशन सिस्टम में, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में म्यूटिलेटेड टॉन चेक को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। विद रेफरेंस टू द कलेक्शन बैंक या कलेक्टिंग बैंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रॉन्गफुल कन्वर्जन? कलेक्टिंग बैंक को रॉन्गफुल कन्वर्जन करना अलाउड नहीं होता है। रॉन्गफुल कन्वर्जन का क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है रॉन्गफुल कन्वर्जन का कि किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी में रॉन्गफुली इंटरफेयर करना। अगर एक कलेक्टिंग बैंक किसी ऐसे पर्सन का चेक कलेक्ट कर लेता, अपने कस्टमर से चेक कलेक्ट कर लेता है जहां पे उसका हक नहीं था चेक कलेक्ट करने का, उसने कस्टमर का केवाईसी भी नहीं किया हुआ था, गलती कलेक्टिंग बैंक की भी थी, तो उस केस में माना जाएगा कि कलेक्टिंग बैंक ने रॉन्गफुल कन्वर्जन किया है, किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी में इंटरफेयर किया है। तो रॉन्गफुल कन्वर्जन इज द रॉन्गफुल इंटरफेरेंस विद अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी। अगला है द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोला जाता है? हु रिसीव्स द पेमेंट फर्स्ट? नहीं। हु पेज द इंस्ट्रूमेंट? नो। हु एंडोर्सेस द इंस्ट्रूमेंट? नो। He who is in possession of the instrument and has given value for it. Who has the possession of the instrument and has given value for it. तो D is the correct answer. उसे holder in due course बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है which of the following statement is correct regarding RBI integrated ombudsman scheme 2021? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? The RBI iOS provides cost-free redressal of customer complaints involving deficiency in services rendered by entities regulated by RBI if not resolved to the satisfaction of the customers or not replied to within a period of 60 days. तो RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम में क्या होता है कि RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम में जो ऑम्बर्ड्समैन है उसके पास कंप्लेंट की जा सकती है अगर डेफिशिएंसी ऑन सर्विसेज है और जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है वो विद इन 30 डेज आपका इशू रिजॉल्व नहीं करती है या आपको रिप्लाई नहीं करती, तो 60 नहीं 30 होगा। तो ये वाला गलत है, हमें तो करेक्ट पूछा है। 1 कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे, ये आंसर नहीं हो सकता। RBI integrated ombudsman scheme was introduced in 2021 and replaced the 3 existing ombudsman scheme including the deposit insurance and credit guarantee corporation ombudsman scheme. तो 3 स्कीम्स को हटा के ये एक स्कीम आई है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ओके तो यहाँ पे आपका ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। द आरबीआई कवर्स ऑल आरईज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एक्सक्लूडिंग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, इंक्लूडिंग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर भी इस स्कीम के अंडर आते हैं। तो ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये गलत है, थर्ड भी गलत हो जाता है, तो सही रह जाता है 2 और 4 कि आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम का अप्रोच है वन नेशन वन ऑम्बर्ड्समैन। तो 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर हैज बीन सेट अप एट डैश फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स थ्रू फिजिकल मोड। अगर किसी को इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम के तहत कंप्लेंट भेजनी है फिजिकल मोड में, तो सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे सेटअप किया गया है? आरबीआई चंडीगढ़ में। उसके पास पहले कंप्लेंट्स आती हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिस जिसकी कंप्लेंट्स हैं उनके पास वो कंप्लेंट्स भेजी जाती हैं। अगला है व्हाट हैपेंस टू द कंप्लेंट इफ द ग्रीवेंस इज अगेंस्ट एन एंटिटी रेगुलेटेड बाय आरबीआई बट नॉट कवर्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2021। अगर एक ऐसी एंटिटी है जिसे आरबीआई रेगुलेट तो करता है लेकिन उसके खिलाफ कंप्लेंट्स इस स्कीम के अंडर नहीं आती हैं, तो उस कंप्लेंट का क्या होता है? उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल ऑफ आरबीआई फॉर रेजोल्यूशन। अगर मैंने एक ऐसी एंटिटी के खिलाफ कंप्लेंट करके इस स्कीम के अंडर भेज दी, वो रेगुलेटेड तो है आरबीआई के द्वारा लेकिन इस स्कीम के अंडर नहीं आता है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उस कंप्लेंट को कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ड्समैन स्कीम 2021? कौन सी कंप्लेंट आरबीआई आईओएस के अंडर कवर नहीं होती हैं?
कमर्शियल डिसीजन है अगर रेगुलेटेड एंटिटी का कोई कि लोन देना है नहीं देना, वो इस स्कीम के अंडर कवर नहीं होता है, तो ये कवर नहीं होगा। अगर वेंडर और रेगुलेटेड एंटिटी यानी कि बैंक के अंदर और वेंडर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, ये भी स्कीम के अंडर कवर नहीं होता है। कंप्लेंट एड्रेस टू अदर अथॉरिटीज एंड नॉट डायरेक्टली एड्रेस टू ओम्बड्समैन, किसी और अथॉरिटी को एड्रेस कर दिया आपने लेटर, ओम्बड्समैन को एड्रेस करके भेजी ही नहीं कंप्लेंट, वो भी नहीं कवर होगी। जनरल ग्रीवेंसेस बिटवीन द मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी की उनका कोई जर्नल ग्रीवेंस है मैनेजमेंट का, वो भी इसमें कवर्ड नहीं होता है। दो रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच में आपस में, दो बैंक्स आपस में लड़ गए, एनबीएफसीज लड़ गए आपस में, उनकी कंप्लेंट भी इसके अंदर नहीं आती है। तो ऑल ऑफ दी अबव ये सारी ही इस स्कीम के अंडर कवर नहीं होती हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग एंटिटीज आर कवर्ड अंडर दी आरबीआई आईओएस 2021, कौन कौन कवर होता है? फॉरेन बैंक्स कवर होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स कवर होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कवर नहीं होती हैं, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स कवर होते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कवर नहीं होती हैं। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है द पावर्स ऑफ एपेलेट अथॉरिटी रिगार्डिंग द इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम, किसके पास है? एपेलेट अथॉरिटी किसके पास है? किसी कोर्ट के पास नहीं है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। अगर ऑम्बड्समैन की ऑर्डर से आपको तकलीफ है तो यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज द टाइम इट टेक्स अ कंपनी टू बाय गुड्स, सेल देम एंड रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेट गुड्स। मेरे पास कैश था, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ क्लास में, कैश था, उससे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से बन गए फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स या तो मैं कैश के लिए सेल कर दूंगी या फिर मैं क्रेडिट पे सेल कर दूंगी। तो क्रेडिट सेल की, फिर उसके बाद मेरे हाथ में फिर से कैश आ गया। तो इस साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है इसको बोला जाता है बी, ऑपरेटिंग साइकिल। चलिए, अब आखिरी के जो 2-3 क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क क्वेश्चन है। पहला होमवर्क क्वेश्चन बोलता है डैश इज द प्रोसेस बाय विच लेंडर असेसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। किसके थ्रू क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है आपने एक बोरोवर की? क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट ऑडिट, क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट रेटिंग। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अगला क्वेश्चन है अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ऑम्बड्समैन स्कीम के अंदर किस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन ही होगा। तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि आप ऑनलाइन सीएमएस पोर्टल ऑफ आरबीआई पे कंप्लेंट कर सकते हैं, फिजिकल कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर एक एडवोकेट के थ्रू। ये भी मैंने आपको करवाया है क्लास में, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे वो है व्हाट इज द मैक्सिमम फीस दैट कैन बी चार्ज्ड फ्रॉम रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर द आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम। अब आपको पता है अगर आप आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कंप्लेंट करते हो आपको तो कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं, फ्री में रिड्रेसल होता है। लेकिन जो सामने वाली रेगुलेटेड एंटिटी है उसे कितनी फीस पे करनी पड़ती है? 100, 0.5 ऑफ द वैल्यू इन्वॉल्व, 1% ऑफ द वैल्यू इन्वॉल्व, या फिर नो फीस इज चार्ज्ड। इसका आंसर आप मुझे देंगे। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये इजी वाले क्वेश्चंस हैं। द जुरिस्डिक्शन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज बेस्ड ऑन। जुरिस्डिक्शन जो है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, ये किस पे बेस्ड है? वैल्यू ऑफ गुड्स and services, location of opposite parties, both A and B, neither A and B। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में मैं किसके पास जाऊंगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, स्टेट कमीशन के पास, या फिर अपने नेशनल कमीशन के पास। ये किस पे बेस्ड होता है? कितने का अमाउंट इन्वॉल्व है, या फिर कंप्लेंट करने वाले की या जिसके खिलाफ कंप्लेंट करनी है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू डैश मंथ्स और फाइन विच में एक्सटेंड टू 20 लाख और बोथ। अगर कोई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात नहीं मानता है तो कितने टाइम तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है? 6 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। यानी कि मनी वाइज अगर देखा जाए तो कौन से वाले केस, कहाँ कितने तक का केस है जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जा सकता है? तो 1 करोड़ का अगर तक का केस है,
1 करोड़ तक का केस जाता है डिस्ट्रिक्ट के पास, और 10 करोड़ तक का जाता है स्टेट कमीशन के पास, 10 करोड़ से ऊपर का जाता है नेशनल कमीशन के पास। अगला क्वेश्चन है, इफ अ बैंक हैज कंसंट्रेटेड मोस्ट ऑफ इट्स लेंडिंग टू टेलीकॉम इंडस्ट्री, एक बैंक ने अपनी ज्यादातर लेंडिंग ना टेलीकॉम इंडस्ट्री में कर रखी है, तो कौन सा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग वो वायलेट कर रहा है? लिक्विडिटी का, प्रॉफिटेबिलिटी का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क का, या फिर सिक्योरिटी का? तो अगर आपने सारा ही अपना लेंडिंग एक ही सेक्टर को कर रखा है, तो आप किस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के, क्योंकि बैंक को अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में लोन देना चाहिए, एक जगह का एक्सपोजर लिमिटेड होना चाहिए, नहीं तो फिर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क को वायलेट किया गया है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफॉल्ट इन लोन पेमेंट कैन बी ड्यू टू बोरोवर्स विलफुल एक्शंस। कई बार कोई जानबूझ के भी लोन की पेमेंट नहीं करता है, बिल्कुल सही। Lenders rely on credit rating of companies by the rating agencies and their own credit rating to assess the credit risk. Credit risk अगर एक कंपनी को चेक करना है तो वो क्रेडिट रेटिंग देखेगी, रेटिंग एजेंसी से पूछेगी कि बताओ इनकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, और खुद से भी असेस करेंगे क्रेडिट रेटिंग। ये भी बिल्कुल सही है, लोन देने से पहले असेसमेंट होती है। अ डिफॉल्ट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली। अगर कोई पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो वो क्या सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से करता है? ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी ने विलफुली डिफॉल्ट किया हो, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो, इसीलिए डिफॉल्ट हुआ हो। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो करेक्ट इज 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल? क्या वर्किंग कैपिटल स्टैटिक होती है? नहीं, हमने पढ़ा है कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है वो डायनामिक होती है, कभी सीजन के हिसाब से कभी आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कभी आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इट चेंजेस विद द साइज ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली बड़ी कंपनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, छोटी कंपनी कम वर्किंग कैपिटल लगेगी, ये स्टेटमेंट सही है। एक्सेस ऑफ फंड्स कैन लीड टू मिसयूज और डाइवर्जन ऑफ फंड्स, अगर वर्किंग कैपिटल जितनी आपको चाहिए उससे ज़्यादा अगर आपके पास एक्सेस में फंड्स आ जाते हैं तो मिसयूज़ का रहता है खतरा, डाइवर्ट हो सकते हैं किसी और एरिया में फंड्स। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इनकरेक्ट पूछा है, ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका 5th होमवर्क क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल? दिस पार्ट ऑफ कैपिटल इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एंड दैट रिप्रेजेंट कैपिटल विच इज ब्लॉक्ड ऑन परमानेंट बेसिस। कहते हैं ये जो वर्किंग कैपिटल है ये वो पार्ट है कैपिटल का जो परमानेंटली ब्लॉक रहता है। इट इज यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ आइटम सच एज लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, और वर्किंग कैपिटल ऑफ प्लांट, लैंड, मशीनरी लेने के लिए यूज करते हो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। आखिरी के 2 और हम क्वेश्चन देखते हैं। 6th होमवर्क क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? There is no limit on the amount of disputed transaction for which complaint grievance can be raised under RBI iOS and on which RBI Ombudsman can provide resolution. कहते कितने का भी dispute हो आपका, आप RBI Ombudsman के पास जा सकते हो। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि लेकिन अगर ऐसी कंप्लेंट है जहां पे कंपनसेशन सॉर्ट जो है वो 20 लाख तक की है, वही RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन के पास जा सकती है, कि अगर मैं कंपनसेशन मांग रही हूं तो वो 20 लाख तक की होनी चाहिए। उसके बाद ऑम्बड्समैन कैन ऑल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन अप टू 1 लाख रुपीज फॉर मेंटल एग्नी और हरासमेंट के लिए भी कंपनसेशन मिल सकती है आपको। इसका आंसर मुझे आपने बताना है, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन के आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में मिलने चाहिए आपके, आसान क्वेश्चन हैं ये। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी को करेक्टली डिफाइन करता है? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी को करेक्टली डिफाइन करता है? ये भी बहुत इजी है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लग रहे हैं लेकिन आंसर इसका बहुत आसान है। ओके तो इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, आई विल टेल यू इफ दे आर करेक्ट और नॉट। और अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। AFM, PPB, INFS तीनों की 25 लेक्चर्स वाली सीरीज चल रही है, तीनों के रिवीजन लेक्चर्स भी होंगे संडे को, सो आप सारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं चैनल पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।